अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद जुनैद नवाज हूँ और आज का वीडियो लेक्चर मेले एंड मोर स्टेट मशीन्स को डिस्कस करेगा। फाइनाइट स्टेट मशीन्स सीक्वेंशियल सर्किट्स को मैथमेटिकली मॉडल करने के लिए यूज़ की जाती हैं और ये दोनों प्राइमरी मॉडल्स फाइनाइट स्टेट मशीन्स के हम आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोनों के डिफरेंसेस, दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कोई पर्टिकुलर सर्किट दोनों मॉडल्स के थ्रू हम डिज़ाइन करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सीक्वेंशियल सर्किट्स में कुछ कम्बिनेशनल सर्किट्स का पार्ट है जिनको कुछ इनपुट्स फीड की जा रही है और उनसे कुछ आउटपुट्स ड्रॉ की जा रही हैं। सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर एडिशनली कोई मेमोरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं जो कि सर्किट से जिनको सर्किट्स सर्टेन वैल्यू फीड करता है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट उनको एक सर्टेन इनपुट फीड करता है और मेमोरी की एक सर्टेन स्टेट एक ख़ास टाइम पर होती है और हम उस स्टेट को भी सर्किट को एज इनपुट फीड करते हैं और सर्किट की आउटपुट जो है वो सर्किट की इनपुट और सर्किट की करंट स्टेट दोनों को या दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करके कंप्यूट की जा सकती हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स हर उस सर्किट को मॉडल कर सकती हैं जहां पर मेमोरी इन्वॉल्व्ड हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी इन्वॉल्व्ड है या मेमोरी यूज़ की जा रही है तो हम उनको फाइनाइट स्टेट मशीन के मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल जो मेमोरी का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंगली फाइनाइट स्टेट मशीन का स्केल आएगा और कंप्यूटर्स को अगर फाइनाइट स्टेट मशीन्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाए तो काफ़ी मैसिवली लार्ज साइज़ की फाइनाइट स्टेट मशीन बनेगी। फाइनाइट स्टेट मशीन्स में हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि बेसिकली जो इन्वॉल्व मेमोरी यूनिट है उसकी स्टेट्स हैं। हम करंट स्टेट मेमोरी की फीड करते हैं सर्किट को एज इनपुट। उसके अलॉन्ग जो सर्किट की इनपुट्स हैं दोनों मिल करके प्रेजेंट स्टेट और इनपुट, आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करती हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट किस तरह से डिटरमाइन की जाए उसकी बेस पर डिफरेंट फाइनाइट स्टेट मशीन्स के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम उन मॉडल्स पर अपना प्राइम फोकस रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस कंडक्ट किया था। कोई सर्किट अगर हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट गिवन हो, हम उस सीक्वेंशियल सर्किट को देख करके उसको एनालाइज करके उसकी आउटपुट्स की और सर्किट की आउटपुट्स की और मेमोरी एलिमेंट्स की आउटपुट्स की हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। वंस हम एक्सप्रेशंस लिख लें तो फिर हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल की शक्ल में उन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल को स्टेट फ्लो डायग्राम की शक्ल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये 3 प्राइम स्टेप्स थे किसी सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस को कंडक्ट करने के। और हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि अगर आप किसी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप स्टेट फ्लो डायग्राम अगर उसकी फंक्शनैलिटी को सामने रख के ड्रॉ कर सकें तो स्टेट फ्लो डायग्राम से रिवर्स फ्लो के साथ आप स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स बना सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद आप स्टेट ट्रांजिशन टेबल से एक्सप्रेशंस, फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स की, फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को और फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स को इस्तेमाल करके लिखी जा सकती हैं। और अगर हम एक्सप्रेशंस लिख लें तो एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के ये 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं या ये 4 प्राइमरी स्टेप्स हैं अगर सर्किट को भी एज अ स्टेप देखा जाए तो। जो 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी उसी से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 3 एग्जांपल्स थी, तीनों को एक एक इनपुट फीड की जा रही थी जो कि एक्स लेवल थी। तीनों सर्किट्स जो हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं तो उनके अंदर कुछ कम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट था। मेमोरी यूनिट्स इन्वॉल्व थे। तीनों एग्जांपल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ द यूज्ड फ्लिप फ्लॉप्स। फर्स्ट एग्जांपल में हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने जे के फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे और थर्ड एग्जांपल के अंदर हमने टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे। यहाँ पर इन तीनों सर्किट्स में एक एक आउटपुट थी जिनको हमने वाई लेबल किया था, बल्कि एग्जांपल 2 में हमने आउटपुट नहीं ली थी कन्वीनियंस के लिए, सर्किट को सिंपल रखने के लिए। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 के अंदर एक एक आउटपुट सर्किट की थी।
तो चूँकि दो एलिमेंट्स मेमोरी या फ्लिप फ्लॉप्स दो यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए दोनों के 2⁻² हमारे पास स्टेट्स सारी एग्जांपल्स में बनती थी, जो कि 4 स्टेट्स थी। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो सर्किट की आउटपुट y है वो सर्किट की इनपुट प्लस सर्किट की प्रेजेंट स्टेट्स जो कि a और b से रिप्रेजेंट हो रही हैं, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके डिटरमाइन की जा रही है। तो बेसिकली आउटपुट जो है वो सर्किट की इनपुट पर भी डिपेंड करती है और सर्किट की प्रेजेंट स्टेट पर भी डिपेंड करती है, या जो मेमोरी यूनिट्स हैं उनकी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है। जबकि एग्जांपल 3 के अंदर जो सर्किट की आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट की प्रेजेंट स्टेट जो भी है उसको इस्तेमाल करके किसी कम्बिनेशनल सर्किट से प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिल रही है। तो ये जो प्राइम डिफरेंस था इन दो एग्जांपल्स के अंदर, ये हमें एक से ज़्यादा तरीक़ों से फाइनाइट स्टेट मशीन्स को मॉडल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम आउटपुट को इनपुट्स पर भी बेस कर सकते हैं और हम चाहें तो आउटपुट्स को सोलली मेमोरी स्टेट पर भी बेस किया जा सकता है। तो दोनों तरीक़ों से हम सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस प्राइम डिफरेंस की बेस पर दो मॉडल्स हैं जो कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स को के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल्स डिस्कस की थी उसमें मेले मॉडल को डिस्कस किया था, और इस मॉडल के अंदर जो फंक्शन की या जो सर्किट की आउटपुट हैं वो फंक्शन ऑफ स्टेट्स हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ मेमोरी एलिमेंट्स हैं, मेमोरी एलिमेंट्स की जो आउटपुट है उसको हम सर्किट की स्टेट या मेमोरी की स्टेट कह रहे हैं, जो कि S से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो जो आउटपुट कंप्यूट हो रही है उसको मेमोरी की स्टेट भी फीड की जा रही है, और उसके अलावा सर्किट की जो इनपुट्स हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर x0 से लेकर के xn तक काफ़ी सारी मल्टीपल n इनपुट्स हैं। तो हम इनपुट्स के अलॉन्ग स्टेट्स को भी या प्रेजेंट स्टेट को भी इस्तेमाल करके आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं। जो इसके अगेंस्ट दूसरा या इसके साथ जो दूसरा मॉडल है जिसको इस्तेमाल करके आप सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं वो मोर मॉडल है, और हम मोर मॉडल के अंदर आउटपुट्स को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट की बेस पर डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर जो इनपुट है सर्किट की वो आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, इन कंट्रास्ट टू मेले मॉडल जहाँ पर इनपुट्स भी फीड की जा रही थी, इनपुट भी आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही थी। तो इस प्राइम डिफरेंस की वजह से कुछ दोनों मॉडल के एडवांटेजेस हैं, कुछ दोनों मॉडल्स के डिसएडवांटेजेस हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल किस एस्पेक्ट से दूसरे मॉडल पर सुपीरियर है। तो अगर दोनों मॉडल्स की डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करने को देखा जाए तो हमारे पास जो मेले मॉडल था उसमें जो आउटपुट थी वो इनपुट प्लस प्रीवियस स्टेट दोनों पर डिपेंड करती थी। इसलिए अगर आप किसी टाइम इंस्टेंट t पर प्रेजेंट एक सर्टेन स्टेट में हैं, उससे ट्रांजिशन करके अगर आप किसी नेक्स्ट स्टेट पर जाते हैं टाइम इंस्टेंट t+1 पर, तो आउटपुट जो है वो अलॉन्ग ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट है या रिप्रेजेंट होगी। तो बेसिकली एक ख़ास स्टेट जो है वो एक ख़ास आउटपुट को रिप्रेजेंट नहीं करती सोलली, बल्कि प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों मिल करके आउटपुट डिटरमाइन करती हैं। तो यहाँ पर जब डायग्राम ड्रॉ की जा रही थी तो हम प्रेजेंट स्टेट से जब नेक्स्ट स्टेट में जाते थे तो इनपुट और आउटपुट दोनों को अलॉन्ग ट्रांजिशन लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि जो मोर मॉडल है उसके अंदर एक ख़ास स्टेट जो है प्रेजेंट स्टेट वही सोलली यूज़ होगी आउटपुट्स डिटरमाइन करने के लिए। तो इनपुट्स इस्तेमाल नहीं हो रही आउटपुट्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो इस तरह की फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर आउटपुट्स को स्टेट्स के अलॉन्ग लिखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट ही आउटपुट को डिटरमाइन करेगी। तो इनपुट्स का रोल नहीं है टू डिटरमाइन आउटपुट्स, लिहाजा हम आउटपुट्स को
स्टेट्स के साथ लिखेंगे। तो बेसिकली एक ख़ास मेमोरी की स्टेट ही डिसाइड करेगी कि सर्किट की ओवरऑल आउटपुट्स क्या हैं, और जो सर्किट्स की इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स को इन्फ्लुएंस डायरेक्टली नहीं करेंगी। बहरहाल वो स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और स्टेट्स जो हैं वो आउटपुट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हम जस्ट एक एग्जांपल डायग्राम देखें तो हमारे पास अगर 0 स्टेट है और इनपुट 0 आने की केस में हम इसी स्टेट में रह रहे हैं, और अगर हम इस ख़ास स्टेट में हैं, हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है, तो आउटपुट 0 होगी। प्रीवियसली हमने इस आउटपुट को इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग लिखा था, जबकि अब हमारा मॉडल ये है कि हमारी आउटपुट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसको अलॉन्ग दी स्टेट लिखेंगे, स्टेट के अलॉन्ग स्लैश के साथ आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम स्टेट 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 पर जाते हैं तो इस ख़ास स्टेट में हमारे पास एक ख़ास आउटपुट है, और इस ख़ास स्टेट में आउटपुट हमेशा यही होगी जो कि डिफरेंट है मेले मॉडल से। वहाँ पर एक ख़ास स्टेट में डिफरेंट आउटपुट्स भी हो सकती हैं, तो लिहाजा इनपुट भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, और हम इसलिए ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स के साथ अगर इस डिफरेंस को देखा जाए तो लेट्स से हमारे पास ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ये जो ए और बी के 2 कॉलम्स हैं, और ये जो ब्लू कलर्ड के कॉलम्स हैं ये अगर नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम अगर स्टेट 0 पर हैं तो इनपुट हमारे पास 0 आती है, और कोई एग्जांपल सर्किट है जिसकी ख़ास केस में हमारे पास आउटपुट 1 डिटरमाइन हो रही है। और अगर हम इसी स्टेट पर हैं 0 पर और इनपुट 1 हो जाती है तो आउटपुट 0 डिटरमाइन हो रही है। यह इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों मिल करके आउटपुट को कंप्यूट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट आउटपुट को कंप्यूट नहीं कर रही, बल्कि सर्किट की इनपुट्स भी सर्किट की आउटपुट्स को कंप्यूट कर रही हैं। जबकि मोर मॉडल के अंदर हमारे पास अगर हम स्टेट 0 पर हैं तो ये दोनों केसेस स्टेट 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस ख़ास स्टेट पर आउटपुट एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट ए बी, करंट स्टेट ए बी ही सिर्फ सर्किट के आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इनपुट चाहे इन 2 केसेस में डिफरेंट है, लेकिन आउटपुट दोनों केसेस में हमेशा सेम हुआ करेगी, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं, या प्रेजेंट स्टेट्स का फंक्शन है जो हमारी आउटपुट लाइन है। तो यहाँ पर एक ख़ास स्टेट 1 के दोनों केसेस के अंदर, जो कि 2 डिफरेंट इनपुट के केसेस हैं, वहाँ पर आउटपुट्स डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि इनपुट भी फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है। यहाँ पर अगर हम 1 स्टेट में हैं तो चाहे इनपुट 0 हो या 1 हो, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हैं। आउटपुट हमारे पास कोई सेम आउटपुट ही रहेगी, या 1 या 0. तो इस मॉडल को हम समझने के लिए टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ये एक एग्जांपल फाइनाइट स्टेट मशीन है जो कि मोर मॉडल के तहत ड्रॉ की गई है। हम दोनों मोर और मेले मॉडल्स की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा मज़ीद करेक्टराइज करने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, या क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, जो कि क्लॉक के राइजिंग या फॉलिंग एज पर ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें जो मेमोरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो फ्लिप फ्लॉप्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो क्लॉक के राइजिंग या फॉलिंग एज के ऊपर इनपुट्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होंगे और इनपुट्स को रीड करेंगे और आउटपुट को रिफ्लेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली क्लॉक का जो राइजिंग एज है वहाँ पर अगर हम एज्यूम करें कि हमारा सर्किट या हमारे मेमोरी एलिमेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, और अगर हम इस स्टेट मशीन के अंदर इनिशियली स्टेट 0 को एज्यूम करें कि हम स्टेट 0 से अगर स्टार्ट लें, करेंटली अगर हम स्टेट 0 पर होते और हमारे पास इस स्टेट के अंदर सिर्फ स्टेट ही यूज़ हो रही है आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, तो आउटपुट की वैल्यू अगर हम इस स्टेट में हैं तो 0 ही होगी। और अगर इनपुट अलोंग द टाइम वेरी कर रही है, लेकिन हम
सिर्फ इनपुट को क्लॉक के एक ख़ास शार्प टाइम इंस्टेंट पर ही देखेंगे जो कि क्लॉक का राइजिंग एज है। तो अगर राइजिंग एज पर इनपुट को ऑब्ज़र्व किया जाए तो इनपुट की वैल्यू ट्रू है। तो अगर इनपुट की वैल्यू ट्रू हो और हम करेंटली स्टेट 0 पर हों तो ये स्टेट फ्लो डायग्राम हमें बता रही है कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो स्टेट 0 1 होनी चाहिए। तो हम स्टेट 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर आ जाएंगे। थ्रू आउट दिस स्पैन, क्लॉक के एक स्पैन के अंदर हमारे पास अगर इनपुट दौरान इस क्लॉक के साइकिल के दौरान चेंज होती है तो हमारा सर्किट इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सिर्फ एज पर ट्रिगर कर रहे हैं और आउटपुट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यूज़ या मेमोरी की स्टेट पर डिपेंडेंट हैं, वो इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। लिहाजा अगर ड्यूरिंग दी साइकिल इनपुट की वैल्यू चेंज होती है तो इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो एनालिसिस को अगर कंटिन्यू करें, हम 0 1 स्टेट पर अगर करंटली हैं और इस राइजिंग एज के ऊपर प्रिसाइजली हमारे पास वैल्यू ट्रू आती है, तो 0 1 स्टेट पर अगर इनपुट की वैल्यू ट्रू आती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट 1 0 पर जाएंगे। तो 0 1 से हम ट्रांजिशन करके स्टेट 1 0 पर जा रहे हैं। इसी तरीके से हम स्टेट 1 0 पर हैं और प्रिसाइजली अगर इस राइजिंग एज के ऊपर इनपुट की वैल्यू 0 है, इस शार्प टाइम इंस्टेंट के ऊपर हमारी इनपुट की वैल्यू 0 है, तो हम सिर्फ इसी टाइम के ऊपर इनपुट को देखेंगे और मेमोरी की स्टेट 1 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 0 पर जा रही है। बेसिकली हम करंटली कर स्टेट 1 0 पर थे, तो हम इनपुट 0 होने की सूरत में 1 0 से ट्रांजिशन करके 0 0 पर जा रहे हैं। और ये जो हमने 3 स्टेट्स ऑब्ज़र्व की हैं, इन तीनों स्टेट्स के लॉन्ग आउटपुट 0 ही रह रही है इस ख़ास एग्जांपल के अंदर। और अगर हम स्टेट 0 0 पर हैं और राइजिंग क्लॉक के नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर इनपुट की वैल्यू ट्रू आती है तो हम 0 0 से ट्रांजिशन करके 0 1 पर जाएंगे। 0 1 पर हैं और इनपुट की वैल्यू 0 आती है तो हम 0 1 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर ही रहेंगे, उसी स्टेट में ही रहेंगे। तो बेसिकली इस सारी टाइमिंग डायग्राम को स्टडी करने से जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि अगर ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल इनपुट में कोई चेंज आती है तो मोर मॉडल के अंदर आउटपुट्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो सर्किट है उसमें जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है, मेमोरी की प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है और मेमोरी की स्टेट क्लॉक के एजेस के साथ ट्रिगर्ड है। क्लॉक की एजेस के साथ या क्लॉक की ट्रांजिशन के लॉन्ग मेमोरी की स्टेट चेंज होती है। तो जब मेमोरी की स्टेट चेंज होगी तो तभी आउटपुट चेंज होगी। तो विद इन अ क्लॉक साइकिल हम आउटपुट पर कोई ट्रांजिशन नहीं देखेंगे। जबकि मेले मॉडल के अंदर हमारे पास अगर कोई ट्रांजिशन आती है ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल, तो फॉर एग्जांपल ये जो केस है यहाँ पर अगर ऑब्ज़र्व करें कि हम 0 0 से स्टेट 0 1 पर आ रहे थे, 0 1 से हम ट्रांजिशन करके 1 0 स्टेट पर जा रहे थे, 1 0 स्टेट से हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 0 पर जा रहे थे। लेकिन अगर विद इन अ साइकिल हमारे पास इनपुट अगर चेंज होती है, जो कि यहाँ पर चेंज हो रही है, तो इसका इफेक्ट हमें आउटपुट पर नज़र आएगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स नहीं है। आउटपुट y जो है वो सिर्फ a और b पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि x पर भी डिपेंडेंट है। जबकि प्रीवियस मॉडल मोर मॉडल के अंदर हमारी जो आउटपुट y थी वो सिर्फ और सिर्फ a b पर ही डिपेंडेंट थी। तो जो प्राइम डिफरेंस है जो मॉडल्स के दरमियान, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मॉडल मेले मॉडल को यूज़ किया था, लेकिन जो प्राइम डिफरेंस है वो यही है कि मोर मॉडल के अंदर जो आउटपुट है सर्किट की वो सोलली प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है, जबकि मेले मॉडल के अंदर जो आउटपुट्स हैं सर्किट की वो इनपुट्स पर भी डिपेंड कर सकती हैं और अलोंग प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पर डिपेंडेंट आउटपुट हो सकती है या दोनों का फंक्शन हो सकती है, जो कि ज़रूरी नहीं है। हम चाहें तो मेले मॉडल में आउटपुट को या मेले मॉडल से ऐसी सर्किट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर ही डिपेंडेंट हो, लेकिन ये ख़ास तौर पर ऐसे सिनेरियो को मॉडल करती है जहां पर आउटपुट्स जो हैं वो
इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पर डिपेंडेंट हों। कंपैरिजन अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की टर्म्स में देखा जाए तो मोर मॉडल को कन्वीनियंट है रिप्रेजेंट करना, आसान है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसको डिज़ाइन करना आसान है, क्योंकि एक ख़ास स्टेट जो है वो एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ख़ास स्टेट जो है वो एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसको एनालाइज करना, इसको डिज़ाइन करना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना आसान है, कहा जा सकता है कि आसान है कंपेयर टू मेले मॉडल। जबकि ऑन द अदर हैंड जो मेले मशीन्स हैं उनका ये डिसएडवांटेज है कि वो इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग या अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट से या उसको कंसेप्चुलाइज करने के एस्पेक्ट से हम मेले मॉडल को समझना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। मोर मॉडल का डिसएडवांटेज या एडवांटेज मेले के अगेंस्ट ये हैं कि मेले मशीन चूँकि जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं है, इनपुट पर भी डिपेंडेंट हैं, तो हम आउटपुट को अगर आउटपुट के दो केसेस देखें 1 और 0 को, तो वो अगर किसी एक स्टेट के साथ लिंक कर दें तो हमें दो स्टेट्स लिखनी पड़ेंगी दो डिफरेंट आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि मेले मॉडल के अंदर हमने इसको ट्रांजिशन के अलॉन्ग देखा है, उसको सिर्फ स्टेट का फंक्शन नहीं बनाया, इनपुट का भी फंक्शन बनाया है। इसलिए मेले मॉडल के अंदर हमारे पास यूजुअली इक्वल या फ्यूअर स्टेट्स होंगी कंपेयर टू मोर मॉडल। मोर मॉडल के अंदर एक स्टेट एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक सर्टेन आउटपुट को, लिहाजा हर डिफरेंट या हर यूनिक आउटपुट के केस कम्बिनेशन को हम डिफरेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या मेले मॉडल की इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगी मोर मॉडल के अंदर, या उससे ज़्यादा स्टेट्स हमारे पास मोर मॉडल के अंदर होंगी। तो बेसिकली चूँकि हमारे पास कोई कम्बिनेशनल पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट नहीं है मोर मॉडल्स के अंदर, तो क्रिटिकल पाथ भी यहाँ पर शॉर्टर है। मेले मॉडल के अंदर हमारे पास इनपुट्स भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं आउटपुट्स को डायरेक्टली, तो क्लॉक साइकिल पूरे क्लॉक साइकिल के अंदर भी ट्रांजिशन आउटपुट्स पर हो सकती हैं, तो इन अ वे क्विकर रिस्पांस मिलेगा। इनपुट के अंदर कोई भी ट्रांजिशन का हमें क्विकर रिस्पांस आउटपुट के ऊपर ट्रांसलेट होगा। तो ये कुछ हम स्टेटमेंट्स की शक्ल में अगर इन दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन करें तो ये टेबल आपको कंपैरिजन, क्लियर कंपैरिजन तमाम एस्पेक्ट्स का दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी ख़ास सर्किट को मेले से ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी ख़ास सर्किट को सिर्फ और सिर्फ मोर मशीन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम तमाम सीक्वेंशियल सर्किट्स को मेले एंड मोर दोनों मॉडल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट मॉडल्स किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए दोनों के इक्विवेलेंट मॉडल्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो कोई भी गिवन सर्किट हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी सीक्वेंशियल फंक्शनैलिटी या सर्किट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो दोनों मॉडल्स यूज़ करके उनको डिज़ाइन किया जा सकता है। फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डिज़ाइनिंग अभी तक हमने नहीं पढ़ी, हमने मोस्टली सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस किया है, और हम उससे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं कि हम अगर एनालिसिस के दौरान उसी प्रोसीजर को रिवर्स फ्लो के साथ देखें तो हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो जो प्राइम स्टेप्स फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डिज़ाइनिंग के हैं वो 3 स्टेप्स हैं कि हम अपनी टारगेट फंक्शनैलिटी को, सर्किट को जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या जो उसकी फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं डिज़ायर्ड, उसको सामने रख के हम सर्किट की स्टेट्स को डिफ़ाइन करते हैं। सर्किट की स्टेट्स को डिफ़ाइन करके हम स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशंस को देखते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं कि कौन सी इनपुट्स पर, किस इनपुट के कम्बिनेशन पर क्या ट्रांजिशन होगी और किस स्टेट पर हमें क्या आउटपुट मिलेगी या किस ट्रांजिशन के अलॉन्ग हमें क्या आउटपुट मिलेगी फॉर दीज 2 मॉडल्स। और थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप फाइनाइट स्टेट मशीन्स डिज़ाइन करने का ये है कि वंस आप उसको स्टेट फ्लो डायग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि ख़ास फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर हम चाहते हैं कि कम से कम स्टेट्स इन्वॉल्व हों।
जितनी कम स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी उतने कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। इसलिए डिज़ायरेबल है कि हम सर्किट को या अपनी स्टेट मशीन को ऑप्टिमाइज़ करें, उसको मिनिमाइज़ करें, नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिड्यूस करें और बेहतर अंदाज में अप्रोप्रिएटली हम स्टेट्स की असाइनमेंट करें। तो हमने तो ये सारे टॉपिक्स अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किए, जस्ट ओवरव्यू लिया है। हम फॉलोइंग लेक्चर्स में इनको देखेंगे। बहरहाल फर्स्ट 2 पॉइंट्स को हम ब्रीफली ज़रूर देख चुके हैं। थर्ड स्टेप को हम ज़्यादा डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेले मशीन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिज़ाइन करना देखा था, एनालिसिस भी कंडक्ट किया था, डिज़ाइन को भी डिस्कस किया था। सोली डिज़ाइनिंग अभी तक हमने नहीं देखी, एनालिसिस ही देखा है। बहरहाल मोर मशीन को डिज़ाइन और एनालाइज करने के लिए अगर हम एक सिंपल सीक्वेंस डिटेक्टर की एग्जांपल देखें। सीक्वेंस डिटेक्टर एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंशियल सर्किट्स का टॉपिक है। सीक्वेंस डिटेक्टर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर भी होगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस की डिटेक्शन पर होगा, जो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को भी डिटेक्ट कर सके। और हम सीक्वेंस डिटेक्टर के प्रॉब्लम को काफ़ी डिटेल में उन लेक्चर्स में देखेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं और प्राइम मकसद सीक्वेंस डिटेक्टर को समझने से ज़्यादा मोर मशीन की बेसिक्स को देखना है। लेट्स से सीक्वेंस डिटेक्टर की फंक्शनैलिटी ये है कि हमारे पास एक सर्किट है जो कि यहाँ येलो बॉक्स से दिखाया गया है। उसकी एक इनपुट है, उस इनपुट के ऊपर स्ट्रीम ऑफ बिट्स हमें इनपुट मिल रही है जो कि किसी पैटर्न से भी मिल सकती है। वंस एंड ज़ीरोज़ हमें रैंडम पैटर्न में या किसी भी पैटर्न के अंदर हमें इनपुट पर फीड हो रहे हैं। इसके अलावा सर्किट की इनपुट क्लॉक है और ये सर्किट जो है क्लॉक के राइजिंग या फॉलिंग एज पर ट्रिगर करता है। तो हम इस एग्जांपल के अंदर राइजिंग एज के अगेंस्ट उसको देखते हैं। और मकसद ये है कि अगर इस इनपुट की स्ट्रीम के अंदर, इनपुट की जो बाइनरी स्ट्रीम है इसके अंदर अगर कंसेक्टिव, इस केस में हमने देखा है कि एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स आता है जो कि कंसेक्टिव वंस हैं, तो हम फ्लैग को रेज कर लें। तो हम जो सीक्वेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव वंस अगर इनपुट लाइन पर आते हैं 3 डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स के ऊपर या 3 से ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स पर, तो हम आउटपुट को हाई करें। अगर ये सीक्वेंस डिटेक्ट होता है एट द इनपुट लाइन तो फिर हम आउटपुट को ट्रू इंडिकेट करें। जब तक ये सीक्वेंस हमें नहीं मिलता हम आउटपुट को फ्लैग को रेज ना करें, हम आउटपुट पर कंटिन्यूसली 0 ही प्रोवाइड करते रहें। तो रेंडमली वंस एंड ज़ीरोज़ फ्लो कर रहे हैं, इनपुट पर फीड हो रहे हैं। अगर उस पैटर्न के अंदर हमें कंसेक्टिव 3 वंस मिलते हैं, 3 ट्रू बिट्स मिलते हैं, तो फिर हम आउटपुट को हाई इंडिकेट करें, अदरवाइज आउटपुट को लो ही इंडिकेट करें। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। हम अभी तक स्टेट्स को ए और बी की वैल्यूज़ से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे और हम अपनी स्टेट फ्लो डायग्राम को ज़्यादा अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम उनको बाइनरी नंबर्स के बजाय कोई लेबल्स असाइन कर लें। तो लेट्स से कोई सर्किट है जिसकी 4 स्टेट्स हैं, तो हम उनको 0 से लेकर 1 तक के कम्बिनेशन से भी लिख सकते हैं या उन 4 स्टेट्स को कोई नाम असाइन कर सकते हैं, कोई लेबल असाइन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर S0, S1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3 इन लेबल से इस एग्जांपल में हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम एक ख़ास स्टेट में हैं सर्किट की और इनपुट के ऊपर 0 आता है, हम इंटरेस्टेड हैं कि कंसेक्टिव 3 वंस या 3 से ज़्यादा वंस को डिटेक्ट करने में। तो अगर इनपुट पर 0 आता है तो हमने इस सीक्वेंस में से कोई बिट भी डिटेक्ट नहीं किया, लिहाजा हम इनिशियल स्टेट्स S0 पर ही रहेंगे। और चूँकि हमने सीक्वेंस डिटेक्ट अभी तक नहीं किया तो इसलिए हम आउटपुट को भी लो रखेंगे। आउटपुट हमने तब हाई इंडिकेट करनी है जब सीक्वेंस कंप्लीट डिटेक्ट हो जाए। अब अगर इनपुट के ऊपर जब तक 0 आता रहेगा हम इसी स्टेट में रहेंगे, और अगर इनपुट के ऊपर 1 आता है, इनपुट पर 1 आने की सूरत में हम स्टेट S0 से ट्रांजिशन करके स्टेट S1 पर आ गए हैं।
क्योंकि हमने इनपुट में एक 1 डिटेक्ट कर लिया है। हम जब कंसेक्टिव 3 कम से कम कंसेक्टिव 3 1s डिटेक्ट करेंगे, जो कि हमारा प्रॉब्लम था, तब हम आउटपुट को हाई इंडिकेट करेंगे। जो सर्किट की आउटपुट है उसको तब हाई करेंगे जब हम ये सीक्वेंस डिटेक्ट कर लेंगे कंसेक्टिव 3 1s का या 3 से ज़्यादा 1s का। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही 1 डिटेक्ट किया है, इसलिए हम अगली स्टेट पे ज़रूर आ गए हैं, लेकिन आउटपुट अभी हमने हाई नहीं की, आउटपुट लो ही रखी है। तो अगर एक 1 के बाद दोबारा से 0 आ जाता है तो हम रिवर्स वापस उन इनिशियल स्टेट पर चले जाएंगे और शुरू से 1 को डिटेक्ट करेंगे। तो 0 चूँकि इस पैटर्न, जो हम जिस पैटर्न को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल पहली इनिशियल स्टेट पर वापस जा रहे हैं। अगर इनपुट पर करेंटली हम स्टेट S1 पर हों और इनपुट पर 0 आ जाए। अगर हम एक 1 डिटेक्ट कर चुके हैं तो स्टेट 0 से स्टेट S1 पर आए थे, और अगर कंसेक्टिवली एक और बिट जो है वो ट्रू होता है तो हम स्टेट S1 से ट्रांजिशन करके स्टेट S2 पर आ जाते हैं। जब हम स्टेट S2 पर आते हैं तो हम 2 कंसेक्टिव 1s को डिटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट कम से कम 3 कंसेक्टिव 1s को डिटेक्ट करना है, लिहाजा S2 स्टेट पर भी हम आउटपुट को फॉल्स ही रखते हैं। और करेंटली अगर हम S2 स्टेट पर हैं और इन 2 कंसेक्टिव 1s के बाद 0 आ जाता है तो हमें शुरू से डिटेक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पर चले जाते हैं, लेकिन अगर हम 2 कंसेक्टिव 1s को डिटेक्ट कर चुके हैं और करेंटली स्टेट S2 पर हैं, और कंसेक्टिवली तीसरी दफ़ा भी इनपुट पर, तीसरी क्लॉक के साइकिल के साथ भी इनपुट पर लॉजिक ट्रू मिलती है, तो अब हम अपने सीक्वेंस को कम्प्लीटली डिटेक्ट कर चुके हैं। हमारा टारगेट यही था कि कंसेक्टिव 3 1s जब आएँ तो तब हम आउटपुट को हाई इंडिकेट करेंगे। तो जब हम S3 स्टेट पर आएंगे, इसका मतलब है कि हम S0 से S1 पर आए एक बिट ट्रू होने के साथ। कंसेक्टिवली सेकंड बिट ट्रू हुआ तो स्टेट S2 पर ट्रांजिशन की हमने, और कंसेक्टिवली थर्ड बिट ट्रू हुआ तो हमने स्टेट S3 पर ट्रांजिशन की, और अब हम 3 कंसेक्टिव 1s डिटेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हम आउटपुट को ट्रू कर रहे हैं। अब इसके बाद हम 3 कंसेक्टिव बिट्स डिटेक्ट कर चुके हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट बिट 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर वो 0 है तो हम ट्रांजिशन करके इनिशियल स्टेट पर जाएंगे। अगर फोर्थ बिट भी 1 है तो हमने जो डिटेक्टर बनाया है वो 3 और मोर कंसेक्टिव 1s के लिए बनाया है। तो अगर फोर्थ बिट भी कंसेक्टिवली 1 ही आता है तो हम स्टेट S3 पर ही रहेंगे, क्योंकि स्टेट S3 पर आउटपुट जो है वो ट्रू हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक 1 आने की सूरत में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन की थी कंसेक्टिवली, सेकंड क्लॉक के साथ भी इनपुट ट्रू होने के साथ हमने S1 से ट्रांजिशन S2 पर की थी, थर्ड साइकिल के साथ भी इनपुट ट्रू है तो हमने ट्रांजिशन S3 पर की थी, फ्लैग रेज कर दिया क्योंकि कंसेक्टिव 3 1s डिटेक्ट हो चुके हैं। फोर्थ बिट भी अगर 1 आता है तो हम स्टेट S3 पर ही रहेंगे और फ्लैग रेज रखेंगे। फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, सेवन्थ बिट अगर कंसेक्टिवली 1s ही आते रहते हैं तो हम फ्लैग को मुसलसल हाई रखेंगे और हम S3 स्टेट पर ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी 0 डिटेक्ट होता है इनपुट के ऊपर तो हम दोबारा से सीक्वेंस को इनिशियल स्टेट से या शुरू से डिटेक्शन उसकी स्टार्ट करके स्टेट S0 पर आ जाएंगे। तो हमारे पास एक सिंपल फंक्शनैलिटी थी, हम एक बहुत सिंपल सीक्वेंस को डिटेक्ट करना चाहते थे और उसकी डिटेक्शन होने पर हम आउटपुट को ट्रू इंडिकेट करना चाहते थे। तो फंक्शनैलिटी को सामने रख करके हम स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी सीक्वेंशियल सर्किट्स या फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डिज़ाइनिंग हो तो फर्स्ट स्टेप के तौर पर हम अपनी फंक्शनैलिटी, टारगेट फंक्शनैलिटी को या डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी को सामने रख के अपनी स्टेट फ्लो डायग्राम एज फर्स्ट स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं। एज सेकंड स्टेप हम इस स्टेट डायग्राम को देखकर, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को देख करके, स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल उसको लिख सकते हैं। मसलन हमारे पास इस ख़ास सर्किट में 2 वैल्यूज़ या 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं A और B, या 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनकी आउटपुट्स को हमने A और B लेबल किया था और सर्किट की एक इनपुट है
अगर इन तीनों के सेट के हम बाइनरी नंबर्स के हिसाब से सारे कम्बिनेशंस लिख लें तो 2⁻³ कम्बिनेशंस बनते हैं, जो कि 8 कम्बिनेशंस हैं। हम 000 से लेकर के 111 तक सारे कम्बिनेशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इनमें से किसी एक वक्त में किसी एक सिनेरियो पर ही होंगे। हम स्टेट 00 पर हैं अगर, तो हमारे पास इनपुट की वैल्यू 1 आ सकती है, और अगर हम स्टेट 00 पर हैं तो इनपुट की वैल्यू 0 या 1 दोनों केसेस हमें मिल सकते हैं। तो हम ऑलरेडी स्टेट ट्रांजिशन या स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। इस डायग्राम को फॉलो करके हम नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम अगर करेंटली स्टेट 0 पर हैं, ए बी की वैल्यू 00 हो, तो इस केस को हमने स्टेट S0 से लेबल किया था। हम अगर करेंटली स्टेट 0 पर हैं और इनपुट पर वैल्यू 0 आती है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास वही S0 ही होगी। तो इनपुट पर वैल्यू 0 आने की सूरत में नेक्स्ट स्टेट S0 ही है। और हम अगर स्टेट 00 पर हैं तो आउटपुट हमने फॉल्स ही रखनी है, तो आउटपुट की वैल्यू फॉल्स है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम स्टेट 00 पर होते और हमारे पास इनपुट के ऊपर अगर वैल्यू हाई आ जाती, तो फिर स्टेट S0 से हम ट्रांजिशन इनपुट हाई होने की सूरत में करते और S1 स्टेट पर आते। तो हम स्टेट S0 जो कि A और B की वैल्यू 0 से हमने लिखी थी, उससे ट्रांजिशन करके स्टेट S1 पर आए, और S1 स्टेट में आने के बाद भी हमने आउटपुट को फॉल्स ही रखा क्योंकि हमारा सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ। अगर हम स्टेट 1 में हैं और इनपुट पर 0 आता है तो हम स्टेट 0 पर चले जाएंगे और A और B की वैल्यू 0 होगी। और अगर हम स्टेट S1 पर हैं और इनपुट पर 1 आता है तो हम स्टेट 2 पर चले जाएंगे, S2 पर, जो कि 1 फॉर A एंड 0 फॉर B से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो हम 01 स्टेट से 00 पर जा रहे हैं, 01 स्टेट से 00 पर ट्रांजिशन कर रहे हैं फॉर द केस ऑफ इनपुट इक्वल टू 0, और हम 01 से ट्रांजिशन करके 10 स्टेट पर जा रहे हैं, 01 से ट्रांजिशन करके 10 स्टेट पर जा रहे हैं फॉर द केस के इनपुट की वैल्यू हमारे पास ट्रू आए। इन दोनों स्टेट्स में अगर हम या इस स्टेट के अंदर स्टेट 01 के अंदर अगर हम हैं तो हमारे पास फॉल्स वैल्यू है आउटपुट की, क्योंकि कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ। स्टेट S2 पर अगर हैं तो तब भी वैल्यू फॉल्स ही है। तो हम इस तरीके से ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल को फिल कर सकते हैं। तो लास्ट केस को अगर देखें कि हम अगर स्टेट 11 पर हैं, 11 जो है वो 3 का बाइनरी कोड है, तो हम स्टेट S3 पर अगर हैं और इनपुट के ऊपर वैल्यू 1 आती है, इनपुट पर वैल्यू 1 आती है, तो हम नेक्स्ट स्टेट डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या होगी स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके। S3 पर से हम इनपुट 1 आने की सूरत में स्टेट S3 पर ही रहते हैं। तो करंट स्टेट अगर S3 है तो नेक्स्ट स्टेट भी S3 ही रहेगी, और इस स्टेट के ऊपर जब हम हैं तो आउटपुट हमारे पास ट्रू है। तो बेसिकली स्टेट अगर 00 है इन दो केसेस में, तो आउटपुट इन दोनों केसेस में सेम होगी, क्योंकि हम इस मॉडल के अंदर आउटपुट को हमने सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट रखा है, इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं रखा। फर्स्ट स्टेप स्टेट फंक्शनैलिटी को देखकर जो चीज़ डिज़ाइन करनी है उसको देख करके हमने स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ की, और स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिख सकते हैं जो हमने लिखा है। वंस हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिख लें तो उसके बाद हम डिसाइड करना है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके हम सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं। हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, या हम JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस एग्जांपल के अंदर अगर डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करें, डी फ्लिप फ्लॉप्स सिंपलर फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो हम उनमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वही डेटा उनको फीड किया जाता है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर जो उसकी आउटपुट लाइन है वो इक्वल टू फ्लिप फ्लॉप की इनपुट लाइन है। तो बेसिकली इन डी फ्लिप फ्लॉप्स को हम ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप्स कह रहे थे कि जो भी इनपुट है वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 00 है, तो ये इंश्योर करने के लिए 0 फॉर A एट टाइम इंस्टेंट T से ट्रांजिशन करके 0
एट ए एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन। अगर हम ये ट्रांजिशन चाहते हैं तो बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेट है मेमोरी की वो मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए वही इनपुट पर फीड की जाएगी फॉर द केसेस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो हम अगर ज़ीरो स्टोर करना चाहते हैं फ्लिप फ्लॉप ए के ऊपर तो फ्लिप फ्लॉप ए की जो डेटा इनपुट लाइन है उस पर ज़ीरो ही फीड किया जाएगा। तो हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं आउटपुट स्टेट्स की, जहाँ पर अगर हम ए की एक्सप्रेशन लिखें एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन, तो यहाँ पर मिन टर्म्स इंडिकेट की जा सकती हैं। पहली मिन टर्म हमारे पास ए की नेक्स्ट स्टेट की जो आती है वो 011 है। अगर इस 011 के कोड का इक्विवेलेंट बेस 10 का कोड देखा जाए तो वो 3 बनता है। तो फर्स्ट मिन टर्म जो है वो 3 के कम्बिनेशन पर है। इसी तरह से नेक्स्ट मिन टर्म या नेक्स्ट जो लॉजिक ट्रू होती है फॉर द पैरामीटर ए एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन, वो 101 बाइनरी कोड पर होती है। और 101 बाइनरी कोड का इक्विवेलेंट बेस 10 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5 बनती है। तो 5 दूसरी मिन टर्म है। इसी तरीके से 111 के कम्बिनेशन पर आउटपुट ट्रू होती है, जो कि 7 कोड बनता है इनपुट्स का। तो हमारे पास 3, 5, 7 वो मिन टर्म्स हैं जो कि जिनको यूज़ करके हम सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर ए एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन लिख सकते हैं। बी के कॉलम को देखें तो बी जो है वो 1 के ऊपर हाई है। इसके अलावा 5 की इनपुट की जो वेरिएबल्स हैं उन पर अगर 5 का बाइनरी कोड आ रहा है तो आउटपुट लॉजिक हाई है 1 और 5 पर। और उसके साथ अगर इनपुट पर अगर 111 बाइनरी कोड आता है, 7 का बाइनरी कोड आता है तो आउटपुट हाई है। तो ये 3 मिन टर्म्स बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बी एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन या नेक्स्ट स्टेट जो मेमोरी की आती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम मिन टर्म्स इंडिकेट कर लें तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम की एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो उसको थ्रू के मैप हम मिनिमाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। तो इस केस में जो हमने मॉडल यूज़ किया था वहाँ पर आउटपुट्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर ही डिपेंडेंट है। हमने यहाँ पर मोर मॉडल को यूज़ किया है। तो बेसिकली जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट तीनों का फंक्शन है और हम इन तीनों कॉलम्स को देख करके इनकी एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। जबकि जो हमारी आउटपुट है फंक्शन की वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स का फंक्शन है। जो इनपुट है सर्किट को वो यहाँ पर रेड कलर में डिफरेंट कलर में दिखाई गई है। अगर हम मेले मॉडल यूज़ कर रहे होते तो ये एक्स भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता आउटपुट को। अगर मोर मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स इन्फ्लुएंस नहीं करेगा आउटपुट को। बहरहाल हम वाई की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वाई की लॉजिक को जहाँ जहाँ ट्रू है उन मिन टर्म्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर द केस ऑफ 110 जो कि 6 का बाइनरी कोड है हमारे पास वाई ट्रू है। फॉर द केस हमारा वाई अगर ट्रू आता है अगर हमारे पास इनपुट्स के ऊपर 111 तीनों वेरिएबल्स पर आता है जो कि 7 का बाइनरी कोड है तो 6 और 7 ये 2 मिन टर्म्स हैं जहाँ पर आउटपुट ट्रू आती है। तो के मैप के थ्रू हम इन तीनों की एक्सप्रेशंस मिनिमाइज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर के मैप हमने काफ़ी थारोली ऑलरेडी कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइनिंग के पार्ट के अलॉन्ग उस सेक्शन में 4th चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम के मैप के अंदर इन मिन टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके ग्रुप्स बना करके एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप बने हैं, टोटल 3 वेरिएबल्स थे, 2 सेल्स के ग्रुप हैं। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी जो कि 2 वेरिएबल्स की हैं क्योंकि ग्रुप्स 2 सेल्स के बने हैं। अगर ग्रुप्स ना बनते तो हर प्रोडक्ट टर्म 3 वेरिएबल्स की होती। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, उनको आपस में ऐड अप करके हम डी ए की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। डी ए इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए है और जो भी इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए है वही आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए है क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही है कि इनपुट डायरेक्टली आउटपुट को रिफ्लेक्ट करती है।
इसके अलावा इसके साथ हमारे पास जो डी बी है, फ्लिप फ्लॉप बी की जो इनपुट डी बी है, उसको भी थ्रू के मैप मिनिमाइज़ करके लिखा जा सकता है। 157 का कम्बिनेशन था। 157 को हम इन सेल्स में सब्स्टिट्यूट करके दो ग्रुप्स बना सकते हैं और हम मिनिमाइज्ड फॉर्म में ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। आउटपुट जो है वो एक्स पर डिपेंडेंट नहीं थी, जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हमारे पास जो y की एक्सप्रेशन है वो सिर्फ a और b पर ही डिपेंड कर रही है, बल्कि x पर, जो कि x पर डिपेंड नहीं कर रही। तो हम आउटपुट की एक्सप्रेशन भी मिनिमाइज्ड फॉर्म के अंदर थ्रू के मैप ऑब्टेन कर सकते हैं। वंस हम एक्सप्रेशंस ऑब्टेन कर लें तो फिर हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास सर्किट की 4 स्टेट्स थी, तो नंबर ऑफ़ स्टेट से हमने देखा कि हमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड हैं। अगर 4 स्टेट्स हैं तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर 8 स्टेट्स होती तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते, एंड सो ऑन। डी ए को, फ्लिप फ्लॉप ए की जो इनपुट है उसको हमने डी ए कहा, उसको a इंटू एक्स प्रीवियस स्टेट पर जो a की वैल्यू थी, या करंट स्टेट पर जो a की वैल्यू है, इंटू एक्स या एंड एक्स से हम एक लाइन यहाँ से ये आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसको और किया जा रहा है b इंटू एक्स के साथ, तो x इंटू बी के साथ और ऑपरेशन करके डी ए को फीड किया जा रहा है। तो एक्सप्रेशंस को देख करके हम ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सर्किट अब इस सीक्वेंस को डिटेक्शन का सर्किट है। तो हमारा इस लेक्चर का प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स डिज़ाइन करना नहीं है, बल्कि हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स के डिफरेंट मॉडल्स के दरमियान उनके दरमियान डिफरेंस या उनका कंपैरिजन कंडक्ट करना चाह रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम 3 एग्जांपल्स हमने देखी थी मेले मॉडल की के थ्रू सर्किट्स का एनालिसिस हमने किया था, या डिज़ाइनिंग भी डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो मोर मशीन पर रहा है, जो कि सिर्फ जहाँ पर आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट स्टेट का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर आउटपुट को देखा जाए तो ये a और b पर ही डिपेंड करती है, इसकी इनपुट्स a एंड b हैं। x जो है वो फीड नहीं किया जा रहा y को कंप्यूट करने के लिए। तो डिज़ाइनिंग के ये स्टेप्स हैं कि हमारे पास फंक्शनैलिटी क्लियर हो, हम उसको समझते हों, तो हम स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिखा जा सकता है और हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप हमें यूज़ करना चाहिए। वंस हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिख लें तो हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स के लिए और सर्किट की आउटपुट के लिए। और वो एक्सप्रेशन लिखने में फ्लिप फ्लॉप किस नेचर, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशंस भी यूज़ होंगी। हमने सिंपल एग्जांपल ली है सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप की, तो हमारी इक्वेशंस रिलेटिवली सिंपल आई हैं। हम सीक्वेंस डिटेक्टर को भी थारोली डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर, जो कि नेक्स्ट जो कपल ऑफ नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम एक लेक्चर के अंदर सीक्वेंस डिटेक्टर्स डिस्कस करेंगे काफ़ी थारो डिटेल के साथ। सीक्वेंस डिटेक्टर्स सीक्वेंशियल सर्किट्स की डिज़ाइनिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ट्रिकी एग्जांपल भी है। सीक्वेंस डिटेक्टर्स ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस की डिटेक्शन भी हो सकती है, नॉन ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहरहाल ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करना काफ़ी एट टाइम्स ट्रिकी हो सकता है। तो हम एक कंप्लीट लेक्चर सीक्वेंस डिटेक्टर्स पर देखेंगे और हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की डिज़ाइनिंग के ऊपर भी एक कंप्लीट लेक्चर थारो लेक्चर हम उसको डेडिकेटेड लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइनिंग ज़रूर की है, हमने सीक्वेंस डिटेक्टर भी ज़रूर देखा है, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स के 2 मॉडल्स हैं उनके डिफरेंसेस और उनकी सिमिलैरिटीज़ और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझना और देखना था। तो हमने लेक्चर की समरी ये है कि हमने कंपैरिजन किया है मेले एंड मोर फाइनाइट स्टेट मशीन्स का। हमने डिज़ाइनिंग और एनालिसिस कंडक्ट करने के स्टेप्स को डिटेल से देखा है और मेले एंड मोर मशीन्स को हमने देखा है। स्टेट फ्लो डायग्राम्स क्या हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को देख करके बनाई जा सकती हैं,
टाइमिंग डायग्राम देखी दोनों तरह के मॉडल्स की, उनमें डिफरेंस देखा, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है टू इनपुट्स, कौन नहीं है। इसके अलावा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना देखी, फ्रॉम स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हमने एक्सप्रेशंस डिराइव करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ की। और हमने देखा कि क्रिटिकल पाथ आउटपुट के साथ किसका शॉर्टर है, किसका लॉन्गर है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सीक्वेंस डिटेक्टर देखा था यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और एक बहुत सिंपल से सीक्वेंस को डिटेक्ट किया था जो कि 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव वंस को डिटेक्ट करता है। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा ये लेक्चर। Thank you for attending today's session. If you have any question or comment, you can write me through email or we can discuss it during our online session. Allah Hafiz.